गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में अंतिम टॉपिक की। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने अवशोषण तक पढ़ लिया था कि विभिन्न पदार्थों का जो अवशोषण होता है, जो पचित भाग होता है, पचित पदार्थ होते हैं, पचित अवयव जो होते हैं, उनका जो अवशोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। हमने पढ़ा कि ग्लूकोज और एमिनो अम्ल का भी अवशोषण होता है। इसके साथ ही हम वसाओं के अवशोषण को हमने पढ़ लिया था, जो कि कहाँ होता है, क्षुद्रांतर के अंदर होता है, श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा रसांकुर और सूक्ष्मांकुर की उपस्थिति के कारण। आगे अब हम पढ़ते हैं स्वांगीकरण। चौथा टॉपिक है पाचन क्रियाविधि के अंदर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जो होता है इसे एसिमिलेशन कह देते हैं। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जब भोजन का अवशोषण हो जाता है, जो पचित भाग है, पचित भोज्य पदार्थ है, उनका अवशोषण हो जाता है, तो अवशोषण होने के पश्चात इन्हें रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। रक्त के द्वारा विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। भोज्य पदार्थ जो पच गए उनको अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त के द्वारा इनको विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। ये जो भेजने की प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं कि कोशिकाओं में जब ये पदार्थ पहुंचते हैं, जो पचित भाग है वो पहुंचता है, तो कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव्य होता है, इसके जो विभिन्न घटक होते हैं, इन विभिन्न घटकों का जो निर्माण का कार्य हो रहा होता है, ये निर्माण कार्य कौन करता है, ये पचित भोज्य पदार्थ करते हैं। यानी कि ये पचित भोज्य पदार्थ कोशिकाओं में जाकर जो जीवद्रव्य होता है, इस जीवद्रव्य के विभिन्न घटकों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ये जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये पचित भोज्य पदार्थ होते हैं, ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित भी हो जाते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर जब कभी ग्लूकोज की आवश्यकता होगी तो ग्लूकोज हम क्या कर सकते हैं, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना सकते हैं। ये जो ग्लाइकोजन का संचित होना होता है, ये जो संचित होता है ये यकृत में होता है या लीवर में होता है, संचित इकट्ठा किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, भोज्य पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो यकृत में। आगे बढ़ते हैं। इन पदार्थों से शरीर के लिए आवश्यक नए पदार्थ का भी संश्लेषण किया जाता है, जैसे कि नए पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका वसा, इनका संश्लेषण करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं इनकी आवश्यकता होती है। तो इन विभिन्न पदार्थों, इन विभिन्न कार्यों के कारण हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर स्वांगीकरण क्रिया होती है, जिसके द्वारा जो पचित भोज्य पदार्थ होता है उसे शरीर के अंदर विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवी, जिसका नाम है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्रिया। बहिक्षेपण क्या होता है तो सुनिएगा। बहिक्षेपण का मतलब होता है कि जो भोजन होता है, ये जो भोजन जब पच जाता है तो पचित भाग जो होता है, पचित भोज्य पदार्थ जो होता है, उन्हें तो हम विभिन्न भागों में भेज देते हैं, लेकिन जो अपचित भाग होता है, भोज्य पदार्थ होगा जो पचता नहीं है, इसे हम मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण क्रिया में जो अपचित भाग होता है भोजन का, उसे मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। जो बृहदांत्र होती है, इस बृहदांत्र में अपचित भोजन जब आता है, तो अपचित भोजन जब आता है तो इसमें, इस बृहदांत्र में अनेक जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु क्या करते हैं, सेलुलोज का अपघटन करते हैं। सेलुलोज का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं।
तथा शेष बचा हुआ जो अपचित भाग है या इसमें मृत जीवाणु है या श्लेष्मा है, इसमें मृत उपकला कोशिकाएं होती हैं, पित्तवर्णक होते हैं, इन सभी को संयुक्त रूप में मिलकर ये क्या बनाते हैं, मल का निर्माण करते हैं। संयुक्त रूप में किसका निर्माण करते हैं, मल का निर्माण करते हैं। लगभग 24 घंटों में 2 बार या 1 बार मल का त्याग किया जाता है। मल का जो त्याग है वो 24 घंटों में 1 या 2 बार किया जाता है। मल जो होता है इसे जब मलाशय में ढकेला जाता है, मलाशय में ढकेला जाता है, तब मलाशय की जो भित्ति होती है ये संकुचित होती है, और मलाशय की भित्ति जब संकुचित होती है तो मल के ऊपर दबाव पड़ता है। मल के ऊपर दबाव पड़ने से जो गुदा नामक छिद्र होता है, इस गुदा की जो अवरोधनी होती है, इस अवरोधनी के कारण गुदा जो छिद्र होता है ये खुल जाता है, और खुलने के कारण क्या होता है, जो मल होता है उसे बाहर त्याग दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि मल जो होता है इसका जो विसर्जन होता है, मल का जो विसर्जन होता है, ये जो विसर्जन क्रिया होती है ये तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। और मल से परिपूर्ण बृहदांत्र के निचले भाग के उद्दीपन से एक प्रतिवर्त अनुक्रिया होती है, और इस प्रतिवर्त अनुक्रिया होती है ये तभी होती है जब मलाशय की भित्ति पर मल का जो दाब है वो एक निश्चित सीमा तक लगभग 20 mmHg तक बढ़ जाता है मल का दबाव, तब जाके ये प्रतिवर्त अनुक्रिया होती है जिसके कारण मल का त्याग होता है। तो ये हमने पढ़ा बहिक्षेपण के बारे में। ये हमने पाचन तंत्र की संरचना और पाचन तंत्र की क्रियाविधि दोनों का अध्ययन किया। अब हम पढ़ते हैं कि कुपोषण के बारे में। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण और इस कुपोषण से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। कुपोषण क्या होता है तो आप ये बताएंगे कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है उस भोजन में पोषक तत्व होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं पोषक तत्व। 6 प्रकार के जैसे हमने पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। ये 6 जो पोषक तत्व हैं, इन 6 पोषक तत्वों में से एक या अधिक पोषक तत्व की जब पोषण में लगातार लंबे समय तक कमी रह जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। यानी कि एक या अधिक पोषक तत्व की जब पोषण में लगातार लंबे समय तक कमी रह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण क्या होता है तो आप ये बताएंगे कि जब लंबे समय तक भोजन की उपलब्धता जो हो, लंबे समय तक काफ़ी दिनों तक जब भोजन की जो उपलब्धता है ये उपलब्धता अपर्याप्त मात्रा में पाई जाए, अपर्याप्त मात्रा में, तो इसे हम क्या कहते हैं? अल्प पोषण कहते हैं। अपर्याप्त मात्रा का मतलब होता है कि जो भोजन होता है वो कम मिल रहा है, और कम मिलने के कारण क्या होता है कि हम उसे कम खा पा रहे हैं। यानी कि जितना हमें पोषण चाहिए होता है उतना हम नहीं खा पाते हैं, काफ़ी समय तक ऐसा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्प पोषण कहते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी है अति पोषण। अति पोषण का मतलब होता है कि जब भोजन की जो उपलब्धता है, जो भोजन है उसकी उपलब्धता अधिक हो रही है, पर्याप्त मात्रा से अधिक, यानी कि हम जितना भोजन हमें खाना चाहिए उससे अधिक भोजन अगर खा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अति पोषण कहते हैं।
आगे तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का मतलब होता है कि ऐसे आहार का उपभोग जिसमें कुछ पोषक अधिक अनुपात में हो तथा कुछ पोषक क्या हो, कम अनुपात में हो। यानी कि कुछ पोषक तत्व तो क्या हैं, अधिक मात्रा में है, जैसे इनमें से कुछ पोषक तत्व तो क्या हो जाए, ज़्यादा मात्रा में हो जाए, और कुछ पोषक तत्व क्या हो जाए, कम मात्रा में ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित पोषण कहते हैं। मतलब उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो संतुलित या समान नहीं होती है। चौथे पोषण की बात करें तो वो होता है कुपोषण विशिष्ट न्यूनता। विशिष्ट न्यूनता का मतलब होता है जब किस आहार के अंदर, जब भोजन जो होता है उस भोजन में इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व, एक दो या अधिक पोषक तत्व जितने भी हैं, उनकी अगर कमी हो जाए पूरी तरह से, यानी कि एक पोषक तत्व चाहे वो विटामिन हो, विटामिन की कमी हो रही है लगातार कई समय से, इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी लगातार कई समय से हो रही है भोजन के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट न्यूनता कहते हैं। यानी कि एक पोषक तत्व की लगातार कमी होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं कि जो WHO है, इस WHO ने पोषण संबंधी 5 प्रमुख रोगों का वर्णन किया है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, WHO ने पोषण से संबंधित 5 प्रमुख रोगों की पहचान की है। 5 प्रमुख रोगों की पहचान की है। इनमें से पहला है क्वाशियोरकोर, दूसरा है मेरस्मस, तीसरा है जीरोप्थेल्मिया, चौथा है रक्ताल्पता, और 5वां है गलगंडे रोग। ये जो दोनों ऊपर वाले रोग हैं ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। जीरोप्थेल्मिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, यदि भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाए। रक्ताल्पता जो है ये आयरन की कमी से होता है, क्योंकि आयरन जो होता है ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी नहीं होगा, जिससे रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। गलगंड जो रोग है ये आपने सुना है, गलगंड रोग को हमें घेंगा रोग भी कह देते हैं, गोइटर भी बोल देते हैं। ये आयोडीन की, नमक में आयोडीन की कमी से हो जाता है। शरीर में जब आयोडीन कम हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण जो थायराइड ग्रंथि है वो सूज जाती है, सूजन आ जाती है उसमें, उसे हम गलगंड रोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये WHO द्वारा सुझाए गए 5 रोग थे पोषण से संबंधित, इनका अध्ययन भी करेंगे हम आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खनिज न्यूनता रोग। खनिज न्यूनता रोग का मतलब होता है कि यदि लंबे समय तक भोजन में खनिज की कमी रह जाए, खनिज तत्वों की कमी अगर लगातार पोषण में रह रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, खनिज न्यूनता रोग कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे हम पढ़ सकते हैं अस्थि छिद्रता। अस्थि छिद्रता जो रोग होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। अगर पोषण के अंदर लगातार कैल्शियम की कमी है तो वो जो व्यक्ति है वो अस्थि छिद्रता नामक रोग से ग्रसित हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन, ऊर्जा, आहार्य अपूर्णता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, शॉर्ट में बोलेंगे PEM। PEM जो होता है इसका मतलब होता है कि जो भोजन होता है उसके अंदर अगर लगातार कई समय से, लंबे समय से प्रोटीन की अगर कमी हो रही है उसमें पोषण के अंदर, जो रोगी है वो कई समय से व्यक्ति जो है वो प्रोटीन अपने आहार में नहीं ले पा रहा है,
तो उसको पीईएम हो सकता है, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा की कमी उसमें हो सकती है। इस प्रोटीन ऊर्जा की कमी यानी पीईएम जो होता है, इससे संबंधित 2 प्रकार के रोग होते हैं जो बहुत मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट है। इन दोनों रोगों का अध्ययन करते हैं। जो पहला रोग है वो है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। देखिएगा, इस प्रोटीन की कमी से अगर लंबे समय तक पोषण के अंदर प्रोटीन की कमी रह जाती है तो उसे क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है। ये जो रोग होता है क्वाशियोरकोर, ये रोग दक्षिण अफ्रीका जो है, अफ्रीकी जो देश है दक्षिण अफ्रीका या अन्य उत्तरी अफ्रीका जो देश है, इन देशों के अंदर जो बच्चे होते हैं इनमें ये रोग देखने को अत्यधिक मिलता है, क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं वो मक्का ज़्यादा खाते हैं। मक्का ज़्यादा खाने से मक्के के अंदर एक एमिनो अम्ल होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्टोफेन। इस ट्रिप्टोफेन की क्या होती है, कमी होती है, या मतलब कि ये अनुपस्थित होता है। यानी कि मक्के के अंदर ट्रिप्टोफेन नामक जो एमिनो अम्ल है ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्वाशियोरकोर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्वाशियोरकोर रोग से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि 1 से 5 साल के होते हैं। 1 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इससे क्या होता है कि इस रोग में प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसके लक्षण पढ़ते हैं हम, इसके लक्षण क्या क्या उत्पन्न होते हैं बच्चों में या रोगी में। तो इनका वज़न जो होता है ये कम हो जाता है, वज़न का कम हो जाना। अगली बात करें तो बच्चा जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने के साथ ही उसमें अरुचि पैदा हो जाती है। अरुचि, वो विभिन्न कार्यों के प्रति, भोजन के प्रति अरुचि दिखाता है। त्वचा जो होती है वो काली हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, खुरदरी होकर वो फटने लगती है। इसके अलावा अगर बात करें तो शरीर जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, बच्चा सूज जाता है। इसके अलावा उसका पेट जो होता है वो फूल जाता है। इसी के साथ ही अगली बात करें तो बाल जो होते हैं इन बच्चों के वो पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, क्वाशियोरकोर रोग की, जिस जो प्रोटीन की कमी से होता है। अब अगर हम आगे बात करें तो दूसरा जो पीईएम रोग है वो है मेरस्मस। मेरस्मस रोग में क्या होता है, प्रोटीन के साथ में बच्चों में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, या मैं कहूँ वसा, कार्बोहाइड्रेट की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मेरस्मस रोग कहेंगे। प्रोटीन की कमी के साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं, क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। देखिएगा, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका जो वज़न होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है। दूसरी अगर बात करें तो ये बच्चे मुरझा जाते हैं, यानी मुरझाया हुआ होता है। इसके अलावा ये सूखा हो जाते हैं, सूख जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है चेहरे पर। और इसके अलावा जो आंखें होती हैं वो अंदर की ओर धंस जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो होते हैं इनमें टांगें जो होती हैं वो, इनकी टांगें पतली हो जाती है, क्योंकि पेशियां जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं। जो पंसलियां होती हैं इनकी, ये पंसलियां बाहर से ही दिखाई देने लगती है। शरीर जो होती है, शरीर के अंदर जैसे इसमें शरीर में सूजन आती है, बाल पतले सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे कोई लक्षण इसमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये 2 रोग हमने पीईएम के किए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग है, परीक्षा में आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मोटापे की। मोटापा कैसे आता है, तो जो अधिक विकसित देश हैं, अधिक विकसित देशों की बात करें जैसे कि यूरोप है, अमेरिका है,
यूरोप अमेरिका में क्या होता है, जो पोषण होता है वो अधिक कर लिया जाता है, अधिक पोषण ग्रहण कर लिया जाता है, अधिक भोजन खा लिया जाता है समय आवश्यकता से अधिक, उसके कारण उनमें क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। उपयोग में आने वाली आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की तुलना में अधिक ऊर्जा अगर ग्रहण कर ली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। और जो व्यक्ति का वजन होता है वो सामान्य से कितना हो जाता है, 20% अधिक हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति में मोटापे के लक्षण या मोटापा दिखाई देता है। मोटापे के कारण क्या होता है कि हृदय से संबंधी रोग ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे उसमें हार्ट अटैक की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा मधुमेह रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी होने की संभावना उसमें रहती है। ये हमने बात की विभिन्न प्रकार के रोगों की जो कुपोषण से संबंधित थे। इसके अलावा आपने विटामिन कुपोषण भी पढ़ा होगा पहले भी। विटामिन कुपोषण का मतलब होता है कि विटामिन की अगर कमी हो जाती है लंबे समय तक भोजन में तो उसे विटामिन कुपोषण कहा जाता है। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है, उससे आपने रतौंधी रोग सुना था जिसमें रात में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा बी जो विटामिन होता है ये कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3। इनसे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि B1 से बेरी, इससे B2 से राइबोफ्लेविनोसिस, B3 से पेलेग्रा, इसके अलावा B12 से साइनोकोबालेमिन, C से सकर्वी, D से रिकेट्स, E से प्रजनन संबंधी रोग इत्यादि कई विटामिनों से क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा लेसन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही इसके अंदर हमने पाचन तंत्र की क्रियाविधि पढ़ी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो पाचन तंत्र की संरचना है वो भी इम्पोर्टेंट है। पाचन तंत्र की क्रियाविधि में जो पाचन पढ़ा हमने मुख गुहा में, आमाशय में, ग्रहणी में और आंतर में और ग्रहणी में इम्पोर्टेंट है। आमाशय में भी पूछा जाता है बहुत बार। इसके अलावा इसके अंदर हमने जो पढ़ा था कुपोषण, अभी जो आज पढ़ा हमने कुपोषण भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोरकोर और मेरस्मस दोनों रोग इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो वसाओं का अवशोषण हमने पढ़ा वो वसाओं का अवशोषण भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी तैयारी कीजिएगा इस लेसन की। बड़ा थोड़ा समझने लायक टॉपिक है, इजी है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें हिस्टोलॉजी जो है एलिमेंट्री की थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।